फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट पे इंटरव्यू गए थे? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में फिर मेरा मेंस नहीं हुआ। अच्छा। थर्ड में फिर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो काफ़ी डाउनग्रेडेड जर्नी रही मेरी। काफ़ी मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे लगा शायद ये मुझसे अब नहीं होगा। 1-2 साल काफ़ी मैं डिप्रेशन में रहा, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया था स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन में कि ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए जिसका तुम दिन रात रह सको। कि कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। कोचिंग आपको स्लो डाउन कर देता है एट टाइम्स। कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर। आप फेल होते हैं, अपनी जिम्मेवारी मानिए। चीज़ें आप अच्छे लोगों के साथ रहिए। आप गॉसिप बंद करिए कि ये हो रहा है देश में, वो हो रहा है। आप अगर करना है तो आप खुद अपने सिस्टम में आइए, अपने सही करिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस कन्वर्सेशन में एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ फिर से हैं, मोहिबिल्ला सर, जिन्होंने इस बार 389 रैंक लाई है यूपीएससी 2020 में, और ये इनका 5वां अटैम्प्ट था। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने बीपीएससी भी क्लियर की है, जो बिहार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ामिनेशन होती है। इनकी ये जर्नी काफ़ी लंबी रही है और यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है सर को। और ये चूँकि ये 5वां अटैम्प्ट था, इसलिए इनकी एक्सपीरियंस, इनकी एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में अगर मानी जाए तो बहुत कुछ है। और आज के इस वीडियो में मैं सर से बहुत कुछ इसी के बारे में बात करूँगा कि इस मंजिल को पाने के लिए, इस सफलता को पाने के लिए सर को कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या इनको मशक्क़तें उठानी पड़ी और क्या क्या चैलेंजेस रहे जो कि इनको 5th अटैम्प्ट तक जाना पड़ा। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और इतनी हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हिम्मत हार देते हैं। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो 389 रैंक लाई है और आप तक यहाँ तक पहुँची, तो पिछले बार क्या रहा बीपीएससी में? इस अगर हम यूपीएससी की बात करें, पिछली बार क्या रहा है जो आप मतलब निकाल नहीं पाए थे यूपीएससी, या फिर क्या रहा ओवरऑल? मैं यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट पे इंटरव्यू गए थे? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में फिर मेरा मेंस नहीं हुआ। अच्छा। थर्ड में फिर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो काफ़ी डाउनग्रेडेड जर्नी रही मेरी। अच्छा। फिर अगले बार 4th अटेम्प्ट में अगर फिर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो फिर उससे मैं काफ़ी मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे लगा शायद ये मुझसे अब नहीं होगा। अच्छा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, कहा कि एक बार लास्ट अटेम्प्ट देते हैं, नहीं होगा तो अब छोड़ देना। एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे एक और अटेम्प्ट देना चाहिए। एंड दिस वाज द अटेम्प्ट व्हिच आई टुक। और उसके बाद आई क्लियर्ड दिस टाइम एवरी स्टेज। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक चले गए थे आप? जी। अरे वाह। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू गए, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, उसके बाद प्रीलिम्स नहीं हुआ। मतलब एक होता है ना, नीचे से लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन वो ये सर जो है ऊपर से, मतलब इनकी पता नहीं, मैं जानने की कोशिश करूँगा क्या क्या रीज़न रहे। तो रिज़ल्ट इस तरह से, और आखिर में हताश हो गए और लगा कि अब पता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन फादर ने बोला नहीं बेटे, आप हिम्मत मत हारो। एक कोई सरपंच था इनके पीछे, इन्होंने बोला हिम्मत नहीं हारो, इस बार फिर से आप कोशिश करो और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और माँ बाप की दुआएं लगी आपको, और इस बार का। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब आपने इवेलुएट किया, आपने इसको चेक किया कि आखिर कहाँ पे क्या गैप रहा, मतलब ऐसा क्यों हुआ? हाँ, जब मैं 16 में इंटरव्यू तक गया, 17 में मेन से पहले कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया। अच्छा। 1-2 साल काफ़ी मैं डिप्रेशन में रहा। तो उसकी वजह से मेरा एग्जाम सारे ख़राब हो गए। 1-2 साल मेरे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। ओके। बट देन फिर मैंने एनर्जी गैदर किया, रिजुविनेट करा खुद को। ओके। पूरी तरीके से इकट्ठा करा। जैसे बंदा टूटता है, एक शीशा टूटता है, फिर उसको अपने को इकट्ठा करके फिर अपने को रीबिल्ड करता है। तो सिमिलरली मैंने आपको रीबिल्ड करा, रिस्ट्रक्चर करा, एंड फिर से प्रिपरेशन में एनर्जी लगाई, तब जाकर मेरा फाइनली एक होता है ना कम बैक, वो हुआ। ठीक है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और मुझे सबसे बड़ा रीज़न इसका है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूँगा। अच्छा। तब आप एनर्जी, कितने भी आप डिप्रेशन में चले जाएं, कितने भी दुख में चले जाएं, आप वापस कम बैक करते हैं, आप फाइट मारते हैं, देन अगेन आप जीतते हैं इस चीज़ को। तो मतलब हारी भी बाजी बेस से जीत गए सर, और यहाँ तक पहुँच गए। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके सब्जेक्ट किस ऑप्शनल पेपर क्या थे? मेरा एक्चुअली सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी मैंने तब डिसाइड किया जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही था अपने। अच्छा। तो मुझे पढ़ के लगा कि एक्चुअली इस सब्जेक्ट से मैं थोड़ा कनेक्ट ज़्यादा कर पाता हूँ। ओके। तो जैसे बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट से मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया था स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन में कि ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए जिसका तुम दिन रात रह सको। करेक्ट। तो इसलिए मैंने फिर उसको डिसाइड किया कि मैं ये ऑप्शन ही रखूँगा, क्योंकि मैं कनेक्ट कर पा रहा था। बहुत बढ़िया।
तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सोशियोलॉजी में तो आपने, और उसमें इसकी तैयारी के लिए मटेरियल्स वगैरह कहाँ से, मतलब कैसे अरेंज की? इसके सबसे बढ़िया चीज़ है, उसके लिए एक वीडियो क्लासेस मिल जाती है ऑनलाइन। अच्छा। आप वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्लीपी क्लासेस करके हैं। स्लीपी क्लासेस? 100 वीडियोस हैं उस पर उसकी। आप पूरी वीडियोस देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अपना बना लीजिए। उसके बाद आप मार्केट से किसी का भी नोटबुक उठा सकते हैं। एग्जांपल आप उपेंद्र सर का नोटबुक उठा सकते हैं। अच्छा, उपेंद्र सर का। या फिर आप महापात्रा सर का उठा सकते हैं, या फिर एक बुक आती है सांगवान करके। तो जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए वीडियो देखकर, तो उसके बाद से आप बुक से पढ़ सकते हैं। कोचिंग की ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात कही। वैसे स्टूडेंट जो सोशियोलॉजी से है, स्लीपी ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल है आपको यूट्यूब पे, है ना? जी जी, यूट्यूब और वहाँ पे अवेलेबल है। 10 वीडियोज़ हैं। 100 वीडियोज़ 100 वीडियोज़ हैं। 10 15 20 मिनट की वीडियोज़ हैं। वो सारी सीरीज़ आप कंप्लीट कीजिए तो आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी। वैसे स्टूडेंट जो सोशियोलॉजी से हैं, एज ए ऑप्शनल पेपर, जनरल स्टडीज़ के लिए क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी? आपने किस तरह तैयारी की थी? जनरल स्टडी मैंने कोचिंग कर ली थी, बट मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत लेट की कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। कोचिंग आपको स्लो डाउन कर देता है एट टाइम्स। क्योंकि मान लीजिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, अब या तो आप अगर 6 से NCERT से पढ़ रहे हैं खुद से, तो आपकी बेसिक ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। अच्छा। फिर आप जंप नहीं कर सकते 11-12 पे। तो मुझे लगता है कि आप कोचिंग करना चाहें कोचिंग कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं। इट्स टोटली अपॉन यू, बिकॉज आई नो पीपल जिन्होंने बिना कोचिंग के भी निकाला है। बहुत, हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि GS के लिए मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये करी कि पहले बेसिक जो किताबें थी, जैसे स्पेक्ट्रम है, शंकर है, लक्ष्मीकांत है, ये मेरे टिप्स पे थी। इसमें मुझे कहीं से कोई पूछ ले, इसमें मुझे दिक्कत नहीं आती। अगर बाहर से है तो मुझे दिक्कत हो सकती है, बट इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि 5-6 किताबें हैं, वो बेसिकली वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, वो आपको रटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें हुई आपके साथ और अब आप यहाँ इस पोजीशन पे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वैसे स्टूडेंट जो एक लेमैन है, जिन्होंने शुरुआत की है, बिगिनर हैं वो, जी जी, सपोज़ कि मैं ही एक बिगिनर हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, तो आप हमें किस तरह सलाह देंगे कि किस तरह तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत है, पिछले 5 साल से आप ये कर रहे हैं और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके इतना अच्छा नॉलेज, आपके इतना अच्छा एडवाइस कोई नहीं कर सकता यहाँ पे, एक टीचर भी नहीं कर सकते। तो आपको ग्राउंड रियलिटी पता है और आपको ओवरऑल हैंड नॉलेज है। तो एज ए मैं एक लेमैन हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, तो आप हमें किस तरह सलाह करें, क्या करना चाहिए हमको, शुरुआत कैसे करनी चाहिए और तैयारी करने का सही दायरा क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले आप खूब सारी वीडियोस देखेंगे। पहले इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, इसको पढ़ें। यूट्यूब पे वीडियोस हैं टॉपर्स की, वो देखें, उनकी स्ट्रेटजी देखें। पहले एक फिगर आउट करेंगे एग्जाम की डिमांड क्या है। एक बार आपने देख लिया, अच्छा, उसके बाद से आप NCERT उठाएं। मुझे लगता है कि आपको बहुत बेसिक NCERT उठाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप मृणाल की वीडियोज़ अवेलेबल हैं सारी ऑनलाइन, 80 वीडियोज़ हैं उसकी, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओहो, आपने वो देख लिया। फिर उसके बाद जो है मृणाल सर की जो वीडियो चैनल है, उस पर आपकी पॉलिटी की वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ज्योग्राफी की वीडियोज़ अवेलेबल हैं। जब आप वो देख लेंगे तो आपको 6 से 12 तक की NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप 11-12 की NCERT पढ़ेंगे तब भी समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैम जो है मृणाल पे वो सब कुछ समझा देती है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, बस आपको खुद से स्टार्ट करना है। अब ज़रूरी नहीं आप 6 से लेकर NCERT पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब उससे क्वेश्चन आते हैं। वो समय अलग था जब आप NCERT पढ़ के सारे क्वेश्चन बना लेते थे, बट अब पैटर्न चेंज हो चुका है काफ़ी, तो अब काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिकल, करेक्ट, ये तो सही कहा आपने। उसके लिए आप एक बार वीडियो ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगी, काफ़ी सारी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। आप उसको देखें, बेसिक बुक्स पे कमांड करें और फिर आप आगे जो है अगर हाई लेवल बुक्स पढ़ना चाहते हैं फिर पढ़ें। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इंटरव्यू जिस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मेंस तक गए थे, इंटरव्यू में नहीं निकाल पाए, तो उस इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या हुआ था जो कि आप उसमें नहीं कर पाए? मतलब आपको एक लगा होगा ना कि यार कुछ कमी रह गई इस इंटरव्यू में, कुछ तो लगा होगा। मुझे लगता है कि अगर कहीं पे भी हम छूट रहे हैं पूरे एग्जाम के प्रोसेस में, तो हमारी 100% हमारी गलती होती है। हाँ, बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि हमें बोर्ड खराब मिल गया, मेरा दिन अच्छा नहीं था। अच्छा। एक्चुअली ये इशू ये हुआ था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और जितने भी लोग अटेम्प्ट देने आए थे सब मेरे से बड़े बड़े थे, तो मुझे एक मैं अंडर कॉन्फिडेंट था सबसे पहली बार। ओके। तो जब मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, वहाँ जाके मैं काफ़ी पैनिक कर गया था इंटरव्यू बोर्ड में। यहाँ तक कि मुझसे बसी सर का बोर्ड था, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम तुम्हारे लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठेंगे, तुम परेशान मत हो। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी उन्होंने मुझे चिल करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ही वाज सपोर्टिंग मी, ओके, बट आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे समझ आया गलती मेरी थी, एंड देन नेक्स्ट टाइम जब मैं गया तो काफ़ी कॉन्फिडेंस से गया था, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। ओके,
मैंने सुना कि आपने बीपीएससी भी क्लियर किया है, जैसे कि मैंने इस वीडियो को शुरू में ही बताया था। तो बीपीएससी में किस तरह की रैंक थी और उसमें क्या पोजीशन आपको मिल रही है? बीपीएससी में मुझे म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था मैं। बहुत बढ़िया। उसमें 216 रैंक थी मेरी। बट क्योंकि मेरा सपना एक्चुअली यही था कि मैं आईएएस या आईपीएस बनूं। होपफुली इंशाल्लाह मुझे इस बार आईपीएस मिल जाएगा। बिल्कुल। तो जो सर की रैंक है उस हिसाब से आईपीएस, आई एम 100% श्योर कि आईपीएस सर को मिल रहा है। और जो सपने सर ने देखे थे, उनके पेरेंट्स ने देखे थे, इंशाल्लाह वो पूरी होने वाली है। अब मैं आता हूँ जामिया पे। जी। तो जामिया आप कैसे पहुँचे? जामिया की रेसिडेंशियल कोचिंग से सर हैं, तो जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग कैसे आप पहुँचे और वहाँ पे कब पहुँचे आप? शुरुआत कैसी हुई वहाँ से? इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं 16 में इंटरव्यू तक गया, 17 में मैं डिप्रेशन में चला गया एंड 19 काफ़ी बुरा रहा, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। देन डिसाइडेड कि मैं ये अटेम्प्ट अभी यूपीएससी छोड़ दूंगा। एंड आई वेंट टू माय फादर एंड टोल्ड हिम कि मैं अब तैयारी नहीं कर रहा, मेरा हो गया। तो ही टोल्ड मी कि चलो एक बार और ट्राई कर लेते। देन आई डिसाइड अगर मेरा जामिया में होगा तभी मैं जाऊँगा तैयारी करने। अगर मेरा जामिया नहीं हुआ तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अकेले नहीं रह सकता। काफ़ी पटेल नगर में अकेले रूम में रहता था। अच्छा। तो आई डिसाइडेड कि अगर मैं जामिया हो जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे, मैंने सोचा तो अगर यहाँ हो जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। एंड देन आई क्वालिफाइड 2019 का जामिया का 2019 का निकाला जी, 19 का एंट्रेंस टेस्ट निकाला, मैं यहाँ आया। एंड देन यहाँ आते ही मेरा जो पहला अटेम्प्ट हुआ यहाँ आते ही, उसमें मैं क्वालिफाई कर गया था सब कुछ। दोस्तों, कोई भी चीज़, कोई भी काम वक्त से पहले और वक्त के बाद नहीं होता है। जो भगवान ने, खुदा ने लिख दिया है कि इस वक्त आपके साथ ये होना है, वही होगा। तो चूँकि पहले फेलियर्स मिली और फिर भी सर ने हिम्मत की और पेरेंट्स की हेल्प थी और इनको था कि हाँ हम फाइनल अटेम्प्ट में बढ़ेंगे, लेकिन कंडीशन ये थी कि जामिया जैसी रेसिडेंशियल कोचिंग मिल जाए। और उसके इंटर्न से बैठे और सर ने निकाल दिया और फिर उनके पास तैयारी तो शुरू हो गई वहाँ पे आप। तो उसके बाद आप जान ही रहे हैं आप किस पोजीशन में। तो सर ये बताइए कि जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग का क्या सपोर्ट रहा आपकी इस कामयाबी के लिए? जामिया मैंने कोई क्लासेस नहीं लगाई, यहाँ क्लासेस होती हैं बट मैं कोई क्लासेस नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे बेसिक क्लैरिटी थी कि क्या होता है। क्योंकि मैंने पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू और फिर मैंने एक बार और प्रीलिम्स निकाल रखा था। तो मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सब कुछ था, बस मुझे एक एनवायरनमेंट चाहिए था जहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए, जहाँ पे मैं बैठ सकूँ, जहाँ पे मैं अकेलापन ना फील करूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जामिया आने का यही था। एंड जब मैं यहाँ आया, एग्जैक्टली मुझे जो चीज़ चाहिए थी वही मिली। मुझे एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला, जहाँ पे आपको स्कोप ही नहीं है कि आप अकेलेपन में जाके या डिप्रेशन में जाए या फिर आप परेशान हो। क्योंकि इस अटेम्प्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 3 अटेम्प्ट बाद जो है लोग परेशान, हताश होने लग जाते हैं। उसके बाद लगता है कि अब नहीं होगा। बिकॉज मैं पर्सनली एक बंदे को जानता हूँ जिन्होंने 3 अटेम्प्ट इंटरव्यू दिया और परेशान होकर छोड़ दिया, क्योंकि वो अकेले रहते थे, उनको समझ नहीं आया अब क्या करूँ। बट जामिया अगर मुझे लगता है वो आते तो शायद वो भी नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने जो है 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट में लोग जो है क्वालिफाई करते हैं। आपको पता है कि एग्जाम में टाइम लेता है, दिस एग्जाम इज टाइम टेकिंग। और मुझे लगता है कि हर किसी का एक टाइम जोन होता है, आपको अपना मेहनत करते रहना होता है और जिस टाइम पे आपको लिखा है उस समय पे उसको मिल जाएगा। बल्कि इन सब के प्रोसेस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने फेलियर्स की। बिल्कुल। आपकी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में थी? मेरा केमिकल इंजीनियरिंग था, IIT दिल्ली से था। अगेन वन इंजीनियर। नॉन इंजीनियर स्टूडेंट बहुत परेशान है कि यार सारे इंजीनियर्स ही यूपीएससी, मतलब यू पीपल आर कैप्चरिंग यूपीएससी, मतलब। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है सर, मतलब उनकी कन्फ्यूज़न को आप थोड़ा ये कर दीजिए कि जो नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड से उनको बहुत आजकल वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जो नॉन इंजीनियर से जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ। सबसे बड़ा रीज़न कि आपको इसलिए इंजीनियर्स दिख जाते हैं क्योंकि जो इंजीनियरिंग करने आते हैं वो मैक्सिमम जो है ये आप देखेंगे कि बड़े बड़े टाउन्स में करने आते हैं। करेक्ट। तो उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए उनको आप देखेंगे कि ज़्यादा लोग मिलेंगे जो इंजीनियरिंग से फील्ड से आए हुए हैं। बल्कि जो BA BSc करते हैं वो मेनली, अब हर कोई BA BSc करने दिल्ली नहीं आता, कोई अपने सिवान बैठ के भी कर लेता है। बिल्कुल। तो अगर हम किसी एक बंदे को कंपेयर करें जो कि हैदराबाद से इंजीनियरिंग कर रहा है और आप सिवान से अगर BA BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, तो चक्कर ये है कि आपको एक्सपोजर थोड़ा कम रहता है। वो भी अब इशू खत्म होने लग गया है इंटरनेट के आने की वजह से। तो ये इशू आपका पहले ज़रूर जायज़ था कि भाई पहले एक्सपोजर कम था और हमें पता नहीं था चीज़ों का। लेकिन अब जब से इंटरनेट आ गया है, 4G आ चुका है, तब से मुझे नहीं लगता कि ये एक्सक्यूज़ अब काम आएगा ज़्यादा। बिल्कुल। तो अब वो चीज़ इशू ख़त्म होने लग गया है उससे। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लियर किया। इस बार भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट उन्होंने क्लियर किया। लैंग्वेज क्या थी? हिंदी थी या इंग्लिश? नहीं, मेरी इंग्लिश थी। इंग्लिश थी। सो इंग्लिश लैंग्वेज में, और 5th अटैम्प्ट सर की रही। और आपने पूरी कहानी सुनी दोस्तों कि किस तरह से स्ट्रगल रहा लाइफ में इनके, और ये हार गए थे, थक गए थे और इन्होंने सोचा कि नहीं अब नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी घर की तरफ से सपोर्ट था, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट था। उसके बाद फिर से इन्होंने कम बैक किया और फाइनली इस बार
पूरी शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ लगे और यूपीएससी क्लियर कर दिया है। और नाउ ही इज़ गोइंग टू गेट IPS इन यूपीएससी कैडर, आई एम श्योर जी। और इसके बाद जो बीपीएससी आपने किया उसका क्या होगा? उसका तो आज तक ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरे मैम ने मुझसे ये भी पूछा था इंटरव्यू बोर्ड में हाँ। कि आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैम ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि वो इतना हेजिटेंट क्यों है ज्वाइनिंग लेटर आपको भेजने में। बहुत डिले होती है सर वहाँ बीपीएससी में। तो मैंने कहा कि मैम मैं हेजिटेंट नहीं हूँ ज्वाइन करने में, बस वो हेजिटेंट है मुझे लेटर भेजने में। तो हाँ, मोहबिल्ला वो सर, सर्विस आपसे लास्ट में मैं जानना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ वो सीखते हैं। आपकी अब तक की जो जर्नी रही है और जो भी हमने अभी डिस्कस किया है उससे भी कहीं ना कहीं उनको कुछ जी। सीखने को मिला होगा। आखिरी में कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ ऐसी बातें जो स्टूडेंट को जाननी चाहिए एज ए एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कह दीजिए। जैसे मैंने इसमें 2 बार अभी कह चुका हूँ मैं एक ही बात कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर। आप फेल होते हैं, अपनी जिम्मेवारी मानिए बिल्कुल कि मेरे वजह से कुछ गलती रही होगी। आप लक को अगर दोष देंगे तो आप फिर वही गलती रिपीट दोबारा करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आप अपने आप को समझाइए कि भाई गलती कहीं रह गई थी, मैं उसको दोबारा सही करूँगा। सही करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट उसके दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप अच्छे लोगों के साथ रहिए। आप गॉसिप वॉसिप बंद करिए कि ये हो रहा है देश में, वो हो रहा है। आप अगर करना है तो आप खुद अपने सिस्टम में आइए, अपने सही करिए। बिल्कुल एक्यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत बढ़िया। तीसरा आई वुड से कि जब अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, जैसे आकिब भाई बने, आमिर बना, शोएब, हितेश, अभिषेक, मोहसिन भाई और पूजा, तो दे ऑल सपोर्टेड मी। तो मुझे लगता है कि ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जो आपको एग्जाम में सपोर्ट करें और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहे। कोई नेगेटिव बातें करता है तो आप प्लीज़ उनको कहिए कि बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको बस पीछे लेके जाएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात बताई सर ने। ग्रुप बनाइए, वैसे स्टूडेंट जो बिगनर हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप बनाइए और जो भी टिप्स सर ने बताइए उसको यूज़ कीजिए एंड आई एम श्योर आपको भी आने वाली ज़िंदगी में कामयाबी मिले। सर वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड थैंक्स फॉर गिविंग दिस टाइम फॉर आवर चैनल एंड और आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी IPS, तो उसमें हमें पता है कि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी पूरी 100% देंगे, सोसाइटी, समाज और इस देश सेवा करेंगे। इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।